डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। हाँ, ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। पथ माने रास्ता। इसलिए ना कहते हैं हिंदी आता नहीं है, अंग्रेजी बुझाता नहीं है। हाँ, शुद्ध हिंदी बोलो वहां भी फंसोगे, अंग्रेजी बोलो वहां भी फंसोगे। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। पथ मतलब रास्ता। ग्लूकोज का विखंडन कैसे कैसे हो सकता है, देखो। बेसिकली पूरा का पूरा जो रेस्पिरेशन है वो किस लिए किया जाता है? रेस्पिरेशन क्यों किया जाता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। अभी लिखना मत, अभी समझ लो। जैसे मान लो ये है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को आपको ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज कहां पर टूटेगा? आपके सेल के किस भाग में? साइटोप्लाज्म में। प्रोसेस का नाम क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट। ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। पायरुवेट में कितना कार्बन हो जाएगा? 3 कार्बन हो जाएगा। तो पहले तो ऐसे ग्लूकोज टूटेगा। दूसरा एक स्टेप हो सकता है, ये ग्लूकोज सेल के किस भाग में टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी क्रेब साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है कि एब्सेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा यहाँ क्रेब साइकिल। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट में बनेगा क्या क्या बनेगा? बेसिकली CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ATP बनेगा, ये 3 चीज। ठीक है। दूसरा एक स्टेप क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है यही ग्लूकोज कहां पर टूटे? तो ईस्ट में। तो ईस्ट में टूटेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कि एब्सेंस में? एब्सेंस में। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस ATP। और एक तीसरा, यह टूट सकता है कहां पर? तो इन मसल्स, यानी मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में कब टूटेगा? जब ऑक्सीजन हम लोगों के बॉडी में लेस अमाउंट में रहेगा तब। तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस ATP बन जाएगा। लैक्टिक एसिड प्लस ATP। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये अगर मांसपेशियों में जमा होता है तो क्या होता है? मस्कुलर क्रैम्पिंग होता है ना। इससे BPSC क्वेश्चन पूछा हुआ है, 65 में पूछा था कि यदि किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो डॉक्टर किस विकिरण की सहायता से, कौन से रे का उपयोग करके उस लैक्टिक एसिड को तोड़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए कौन सा रे यूज किया जाता है? बोलो। इंफ्रारेड। किसका यूज किया जाता है? इंफ्रारेड रे का उपयोग किया जाता है लैक्टिक एसिड को तोड़ने में। हिंदी में इसको कहते हैं अवरक्त किरण। ठीक है, अवरक्त किरण का होता है। लिख लीजिए अब इसको। हो गया?
लिख लिए हैं? बड़ी स्लो हैं आप लोग, स्लो है ना? नहीं है। चलिए, तो क्या लिखे हैं कि ग्लूकोज सबसे पहले सेल के किस भाग में टूटेगा? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में टूट रहा है ग्लूकोज, तो वो क्या बनाएगा? साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो पाइरूवेट, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा सेल के किस भाग में? साइटोप्लाज्म में। और जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना एटीपी आपको मिलने वाला है? 2 मोल। कितना एटीपी मिलेगा? 2 मोल। और उसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कितना एटीपी मिलेगा? 36 मोल। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक बार सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारा सेल टोटल 38 मोल एटीपी तैयार करता है। कितना करता है? 38 मोल एटीपी तैयार होता है, ठीक है। दूसरा है ईस्ट में। तो ईस्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कि एनेरोबिक? एनेरोबिक होगा। अवायवीय श्वसन होगा। और जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बनाएगा? इथेनॉल। यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, वहां पर भी क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो इथेनॉल बनाएगा और एटीपी बनेगा। पाइरुवेट जब ग्लूकोज मसल्स में ब्रेकडाउन होगा, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और वहां पर ये ब्रेकडाउन होगा, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण मस्कुलर क्रैम्पिंग होता है। इसको तोड़ने के लिए कौन सा किरण यूज होता है? इंफ्रारेड रे, ठीक है। चलिए, इतना रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में कहेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत हम लोगों के बॉडी में क्यों पड़ती है? तो कोई भी मटेरियल शरीर के भीतर अगर हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है तो कुछ व्हीकल्स चाहिए ना, जो शरीर में ट्रांसपोर्ट करे। अब जैसे सांस खींचे तो एयर कहाँ गया? फेफड़ा में। और फेफड़ा में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भीतर ले जाना है, तो कोई ना कोई तो वाहन चाहिए क्या, जो ऑक्सीजन को लाद करके पहुंचा दे शरीर के सेल में। आपके माइक्रोविलाई में ग्लूकोज एब्जॉर्ब जब हुआ तो वो ग्लूकोज माइक्रोविलाई से बॉडी के सारे सेल में कोई ले जाने वाला चाहिए। या फिर सेल के भीतर से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लेकर के लंग्स में पहुंचाने वाला कोई चाहिए। तो वही काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य है जो भी आवश्यक पदार्थ हैं उन्हें शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देना, और जो भी अनावश्यक पदार्थ हैं उनको शरीर की कोशिकाओं से निकाल करके शरीर से बाहर करवा देना, ठीक है। ये काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। इस सर्कुलेशन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? तो हम लोग का ब्लड। कौन करेगा? ब्लड ही ना करेगा। तो ब्लड के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, अंग्रेजी में कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका पीएच 7.4 है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलॉइडी विलयन है। रक्त एक कोलॉइडी विलयन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। ब्लड कैसा सॉल्यूशन होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। तो देखो ब्लड में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कहीं पर भी कोई मटेरियल अगर शरीर में हम लोगों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा, ठीक है। तो ब्लड कैसा है? तो ब्लड बेसिकली एक टिश्यू है। टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को। तो हम लोगों के ब्लड में सेल का ग्रुप है कि नहीं? आरबीसी का ग्रुप है, डब्ल्यूबीसी का ग्रुप है, प्लेटलेट्स का ग्रुप है, ये सब क्या है? सेल है। तो सेल से बनेगा टिश्यू, तो ब्लड इज अ टिश्यू। और कैसा टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में कैसा कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हो कि सर हम सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी सुने हुए हैं क्या? अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आप ब्लड को कह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुने हो तब ना कह रहे हो। अरे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है तो सॉलिड होगा ना जी।
ठोस संयोजी ऊतक। अब नाम है इसका कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब क्या होगा, ये सेल को कनेक्ट करेगा, टिश्यू को कनेक्ट करेगा और ऑर्गेन्स का फॉर्म करेगा। क्या, टिश्यू को कनेक्ट करके जो ऑर्गेन को का निर्माण करे उसी को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब एक बड़ा फेमस कनेक्टिव टिश्यू है, नाम सुने होगा आपने, टेंडन, नाम सुने हो, टेंडन। एक होता है आपका क्या, लिगामेंट, लिगामेंट्स होता है, और एक होता है आपका सेलेक्सर। ठीक है, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया और सेलेक्सर हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि बोन को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करता है तो क्या कहोगे, टेंडन, यानी हमारी हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ा है, टेंडन। हमारे शरीर में बोन और बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट, बोन प्लस बोन लिगामेंट जोड़ेगा। और पूछे अगर कि मसल्स को मसल्स से कौन जोड़ेगा तो क्या कहोगे, सेलेक्सर, मसल्स और मसल्स को कौन जोड़ेगा, सेलेक्सर। तो कई बार इससे क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी है। इसको याद करने का बड़ा सिंपलेस्ट सा तरीका है, जिसे हम याद किए थे, एक ट्रिक है बमटी और एक हो जाएगा बबली। पहला क्या लिखेंगे, बमटी, और फिर क्या लिख दिए, बबली। तो देखो, बी का मतलब बोन, एम का मतलब मसल्स, टी का मतलब टेंडन, बोन मसल टेंडन, बोन बोन लिगामेंट, बोन बोन लिगामेंट, और सेलेक्सर तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मसल्स मसल सेलेक्सर। क्या समझ गए। तो ये सब के सब, ये तीनों क्या हैं, ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं, और ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, टेंडन, लिगामेंट और सेलेक्सर ये सॉलिड हो गए हैं। बोन भी हम लोगों का सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू हो गया, एरियोलर हो गया, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू हो गया, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, सब जोड़ने का ही काम करता है। एकलौता ब्लड है जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बाद बाकी सब क्या है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है। ब्लड का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4, मतलब एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। ब्लड क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो कैसा सॉल्यूशन है, कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो जिस सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हो उसको क्या कहा जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, दिस सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी फिल्टर बाय द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे दूध क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, स्याही, इंक जो है वो क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। ब्लड क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो चीजें हो, सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, क्या उसी को ना कहेंगे, सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो ब्लड में भी कई सारी चीजें, सॉल्वेंट के रूप में ब्लड में क्या है, प्लाज्मा, सॉल्यूट के रूप में क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। अब उसको आप फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, छानना होगा तो क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। ब्लड को छानने के लिए क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, याद रखना है, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से छाने नहीं जा सकते। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर, द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर, रक्त के निम्न घटक हैं, रक्त के निम्न घटक हैं, रक्त के निम्न घटक हैं। द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड आर, पहला पहला लिखिएगा ब्लड प्लाज्मा, पहला लिखेंगे ब्लड प्लाज्मा, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह ब्लड का लिक्विड पार्ट यानी तरल भाग है, यह ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो संपूर्ण ब्लड का 55% होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7%
प्रोटीन, एल्बुलिन तथा ग्लोबुलिन, 7% प्रोटीन एवं 3% नमक होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्लड प्लाज्मा को लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। यह अगला पॉइंट, प्लाज्मा लिम्फेटिक सिस्टम ब्रैकेट में लिखिएगा लसिका तंत्र का निर्माण कराता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्लाज्मा के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। कहाँ फंस गया पेन बताओ? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। कौन कौन सा है? एल्बुमिन, एल्बुलिन नहीं, फाइब्रिनोजेन प्लेटलेट्स में पड़े होंगे। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों प्लेटलेट्स का पार्ट है, प्लाज्मा में है। फाइब्रिनोजेन तो फाइब्रिनोजेन उसमें लिखेंगे प्लेटलेट्स में है, वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, उसी के चलते तो ब्लड क्लॉट होता है। हाँ तो लिखाएंगे, प्लेटलेट्स लिखाएंगे ना, वहां पे लिखवाएंगे। चलिए हो गया ये। तो ब्लड प्लाज्मा देखो, ये ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये कैसे होते हैं, सॉलिड। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कैसे होंगे, सॉलिड। और लिक्विड पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा। ठीक है, तो रक्त का लिक्विड पार्ट है जो टोटल ब्लड का कितना है 55%, मतलब 45% में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आ जाएगा, और 55% पूरा का पूरा क्या है, प्लाज्मा है। इस 55% प्लाज्मा में पानी कितना है, 90%, 7% प्रोटीन है और 3% नमक है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्यों लिम्फोसाइट्स कहेंगे, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ये बनाता है। लिम्फेटिक सिस्टम को क्या कहा जाता है, लसिका तंत्र। पूछा जाए हम लोगों के बॉडी में बीमारियों से बचाने के कार्य कौन करता है, तो लसिका तंत्र करता है। ठीक है, और ये लसिका तंत्र प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा होता है, ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। प्लाज्मा के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। मतलब अगर कोई बीमार पड़ा तो उसका ब्लड डायग्नोसिस होता है, तो डॉक्टर किसके अंदर पैथोजेंस को खोजता है, प्लाज्मा के भीतर। तो प्लाज्मा का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, सेरोलॉजी, या फिर प्लाज्मा को हम लोग ब्लड सीरम भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड सीरम भी कहा जाता है। चलिए आगे लिखिएगा, दूसरा आरबीसी। सेकेंड लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा आरबीसी, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसे इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह बाइकनकेव, ब्रैकेट में लिख लेना, द्विफोकसी होता है। अगला पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अपवाद में लिख लेना, कैमल, लामा, जिराफ भी होता है शायद, जिराफ को जिराफे ना बोलते हैं जी, स्पेलिंग ठीक है, जिराफ, GIRA, जिराफ। अगला पॉइंट लिखिएगा, हाँ वो लगा दो अपने से, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अपवाद में कैमल, लामा, जिराफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, आरबीसी में लौह कण मतलब आयरन कंपोनेंट, आयरन कंपोनेंट लिख देते हैं, लौह कण माने आयरन कंपोनेंट। आरबीसी में लौह कण हीमोग्लोबिन होता है, जो प्रति 100 ml ब्लड में 12 से 17 ग्राम होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, आरबीसी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्लूकोज का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है पर क्यूबिक mm। The total number of RBC is 50 to 50 lakh in per cubic mm blood, per cubic mm blood। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर तथा दुर्घटना के समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा, आरबीसी में फॉलिक एसिड, हीमोग्लोबिन, विटामिन B3 और B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। बढ़ेगा
मैंने आप क्या सोचा, शरीर से निकल रहा है तो घटेगा? बढ़ेगी ना, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो ऑक्सीजन जैसे कम होगा तो आपके शरीर का आरबीसी चाहेगा कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन को हम ग्रिप करें, इसलिए अपनी संख्या को बढ़ाएगा ताकि सारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। पर क्यूबिक एमएम ब्लड, पर क्यूबिक एमएम ब्लड। लिख लिए? फॉलिक एसिड, हो गया। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी का निर्माण, बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है तथा यह तिल्ली या प्लीहा, तिल्ली या प्लीहा, तिल्ली या प्लीहा में आकर मृत हो जाती है। तिल्ली या प्लीहा में आकर मृत हो जाती है, मृत हो जाती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हो गया। इंग्लिश वाले लोग लिख लो, आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड बिकम्स डेड इनटू ए स्प्लीन, डेड इनटू ए स्प्लीन, so spleen is called graveyard of RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हो गया, लिख लिए? तो देख लो इसको फटाफट। आरबीसी का अगर साइंटिफिक नेम देखना हो, जैसे ब्लड चेक कराने जाओगे ना तो उसमें आरबीसी आरबीसी नहीं लिखता है, प्लाज्मा को लिम्फोसाइट लिखेगा, आरबीसी को क्या लिखेगा, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है मालूम है, रंगीन, कलरफुल, ठीक है। इरिथ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, रंगीन या कलरफुल, और साइट का मतलब क्या हो जाएगा, सेल, यानी इकलौता सेल है जो रंगीन होता है, कलरफुल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस या फिर रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है, बाइकनकेव, मतलब द्विफोकसी आकार का होता है। बाइकनकेव शेप का होगा, द्विफोकसी समझ रहे हो ना, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, माने इसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन पूछ देगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, तो होगा, ठीक है। जिस समय यह भ्रूणावस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो न्यूक्लियस होता है, और जब यह मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस इसका क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। विकसित अवस्था में न्यूक्लियस नहीं होगा, भ्रूणावस्था में न्यूक्लियस होगा। लेकिन 3 ऐसे मैमल हैं, ये 3 ऐसे मैमल हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस परमानेंटली होता है, बाद बाकी किसी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। कौन कौन से, कैमल, लामा और जिराफ। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, प्लांट के सारे पार्ट में न्यूक्लियस होता है, केवल कहाँ नहीं होता,
प्लांट के किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? फ्लोएम पढ़ाए थे तो बताए थे ना जी। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब। हिंदी में कहते हैं चालनी नलिका। ये चालनी नलिका कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम में। कहाँ पाया जाएगा? फ्लोएम में। तो प्लांट के सारे पार्ट में न्यूक्लियस होता है, केवल कहाँ नहीं पाया जाता? उसके सीव ट्यूब में। वैसे ही जितने सारे मैमल्स हैं उनके सारे सेल में न्यूक्लियस है, किसे छोड़ के? आरबीसी को छोड़ के। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। 3 जीवों में पाया जाता है। आरबीसी में लौह कण, मतलब हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन पिगमेंट है। ठीक है, लौह कण पाया जाता है, उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। जो अगर 100 ml आप आरबीसी लोगे तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति का 12 से 17 ग्राम के बीच हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और इससे यदि कम है तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है? एनीमिया। कौन सी बीमारी है? एनीमिया। इसको हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता। तो एनीमिया में लोग समझ लेते हैं कि शरीर में ब्लड कम हो गया, तो एनीमिया में ब्लड कम नहीं होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होता है। ब्लड एक स्वस्थ व्यक्ति में जो 6 से 7 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर, वो प्रॉपर रहता है, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन घट जाता है। अब स्वाभाविक बात है, जब हीमोग्लोबिन ही घट गया तो आपके सेल में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी? नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन सब सेल तक नहीं पहुंचेगा तो दिन भर भकुआइल रहोगे, बैठे रहोगे, मुंह खोल करके जम्हाई लेते रहोगे दिन भर। ठीक है, इसका मतलब शरीर चाहता है कि ऑक्सीजन को अपने पास सेल में पहुंचाएं, लेकिन सेल में पहुंचाने वाला आपके पास जुगाड़े नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बैठे हो, छटपटा रहे हो, नींद आते रहेगा, इसलिए एनीमिया में वीकनेस हो जाता है, बहुत अधिक कमजोरी हो जाती है। 100 ml आरबीसी में कितना हो जाएगा हीमोग्लोबिन? 12 से 17 ग्राम। आरबीसी का काम मुख्य क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम ब्लड में है। ऊंचाई पर जाने पर और दुर्घटना के समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। आरबीसी में फॉलिक एसिड कम हो जाए, विटामिन हीमोग्लोबिन कम हो जाए, विटामिन B3 B6 कम हो जाए, तो कौन सा बीमारी होगा? एनीमिया कम होगा। ठीक है, एनीमिया के होने के ये 3-4 कारण हैं। आरबीसी बनेगा कहाँ? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनेगा, और मरेगा कहां पर जाकर के? स्प्लीन, प्लीहा में। पूछा जाए अगर आपसे कि आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, तो मैक्सिमम 120 दिन। ठीक है, आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 120 दिनों की होती है। 120 दिन के बाद यह प्लीहा में जाकर के डेड हो जाता है। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ठीक है, इसकी जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला लिखिएगा WBC। नेक्स्ट लिखिएगा WBC। इसमें लिखिएगा इसे ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह अनियमित आकार का होता है, मतलब इरेगुलर शेप। यह अनियमित आकार का होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा न्यूट्रोफिल्स, ब्रैकेट में लिख लेना 60% न्यूट्रोफिल्स की होती है। सर्वाधिक मात्रा न्यूट्रोफिल्स की होती है तथा इसका लिम्फोसाइट रोगाणुओं को नष्ट करता है। रोगाणु माने पैथोजेंस, नष्ट करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी या
इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। अगला पॉइंट, WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है तथा इसकी जीवन अवधि 2 से 5 दिन होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, WBC में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि ब्लड कैंसर कहलाती है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। एड्स ब्रैकेट में लिख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV से होता है, HIV रेट्रोवायरस फैमिली का सदस्य है। इस रोग में रोगी का WBC नष्ट हो जाता है। इंग्लिश वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है? किसमें? कौन से लाइन में? हाँ, रोगाणु मतलब बोले थे ना, पैथोजेंस। पैथोजेंस जो बीमारी फैलाने वाला होता है, रोग फैलाने वाला होता है। तुम लोग बड़ा हंसते रहती है जी, हैं? क्लास में सबसे ज्यादा खुश तुम ही लोग रहते हो, क्यों?
हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस, यानी श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका, दोनों कहेंगे, ठीक है, दोनों सेम नाम है। इसका एक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या होता है, इसकी संख्या नहीं ना लिखवाए हैं, एक और पॉइंट लिखिएगा, इसकी संख्या 45 से 50,000, इसकी संख्या 45 से 50,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर होती है। The total number of WBC is 45 to 50,000 in per cubic mm blood, in per cubic mm blood। एक और पॉइंट लिखिएगा, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1, 600:1 होता है। द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज 600:1, 600:1 हो गया। तो देखो डब्ल्यूबीसी का एक नाम है ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, कलरलेस होता है। ल्यूको वर्ड का क्या मतलब है, कलरलेस, ल्यूको मतलब कलरलेस, और साइट्स मतलब क्या हो जाएगा, सेल, यानी डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, कलरलेस। व्हाइट का मतलब सफेद नहीं, ठीक ना, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स भी कहते हैं। इसका शेप कैसा हो जाएगा, इरेगुलर, माने शरीर के भीतर कोई भी अगर पैथोजेंस जाएगा तो उसको पकड़ने के लिए इसका आकार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, तो इरेगुलर शेप का होगा। इसके कई सारे, इसमें दो मेनली पार्ट होता है, ग्रेन्युलर पार्ट होता है, नॉन ग्रेन्युलर होता है, तो उतना डिटेल में जरूरत है नहीं। दो चीज इसमें केवल याद कर लो कि अगर पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, तो न्यूट्रोफिल्स, क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स, जो कि ग्रेन्युलर पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी का। इसकी संख्या कितनी होती है, 60%, टोटल डब्ल्यूबीसी का 60% है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का अगर पूछा जाए कि कौन सा पार्ट शरीर के भीतर कोई इंफेक्शन वाला एजेंट आएगा तो उसे मारेगा, तो क्या कहोगे, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसे सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सैनिक भी कहते हैं, या इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड होता है कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट जो होता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पार्टिसिपेट करता है क्या रिएक्शन में, नहीं करता है। रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। जैसे गांव में दो लोग लड़ाई कर रहा है, एकदम मारा मारी, एकदम उठा पटक मचैले है, और पीछे से बूढ़ा कोई आया, मार 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 ऐसे कर रहा है, झगड़ा बढ़ा रहा है, तो बूढ़ा कौन सी का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अपने मार में उतरेगा नहीं, मार करवा देगा। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को, यानी प्लाज्मा को, उसकी क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और ये भी कहें कि अगर प्लाज्मा किसके द्वारा बन रहा है तो उसके निर्माण में भी डब्ल्यूबीसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। यानी ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा। अब कैंसर जो होता है, कैंसर किसको कहते हैं, तो जब किसी भी कोशिका में अनकंट्रोल कोशिका विभाजन होने लगता है तो उसी को ना कैंसर कहते हैं। तो कोशिका विभाजन किस में होगा, जिस सेल में न्यूक्लियस होगा उसी में ना हो सकता है। आरबीसी में तो न्यूक्लियस है नहीं, तो वहां तो कोई मामला ही नहीं है। न्यूक्लियस कहाँ है आपके, डब्ल्यूबीसी में है। तो वही लिखा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी जीवन अवधि 2 से 5 दिनों की होती है। इसमें अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो तो उसको ब्लड कैंसर कहेंगे, या फिर ल्यूकेमिया इसको कहा जाएगा, ठीक है। आगे है एक डिजीज का नाम एड्स। तो एड्स कैसा डिजीज है, एक्वायर्ड डिजीज है। एड्स में याद रखना है, एड्स कैसा डिजीज होता है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, हिंदी में इसको कहते हैं उपार्जित। डिजीज दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्जेनाइटल, एक हो जाएगा आपका कौन सा, कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल। और एक होता है दूसरा क्या, एक्वायर्ड डिजीज। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज जो होता है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जन्म के समय जो बीमारी शरीर में है उसको क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल। और जो बीमारी जन्म के बाद होगी उसको क्या कहेंगे, एक्वायर्ड। समझ में आ रहा है। अब जैसे एक बीमारी है बहुत खतरनाक, हमने चर्चा भी किया था, SMA, सीवियर मस्कुलर एट्रोफी।
इसके बारे में बताया था ना, 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है, याद है। तो एसएमए कैसा डिजीज है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है। एक बीमारी है डिम्पल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, डिम्पल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिब्रल कॉलम माने रीढ़ की हड्डी। तो जो व्यक्ति का रीढ़ का हड्डी है ना, उसके किनारे किनारे क्या बनने लगता है, डिम्पल। डिम्पल मतलब गड्ढा जैसा संरचना बनने लगेगा। डिम्पल अगर गाल पर बनता है तो लोग सुंदर दिखाई देता है, और अगर पीठ पर बन गया तो बीमारी है, और बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में रोगी जीवन भर खड़ा होकर के सीधा चल नहीं सकता, एकदम उसका पीठ जो होगा वो झुका हुआ रहेगा। तो डिम्पल एक्रॉस वर्टिब्रल कॉलम, ये भी कैसा बीमारी है, कॉन्जेनाइटल है। क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट, कई बच्चा देखिएगा जन्म लेता है तो उसका ओठ यहाँ से कटा रहेगा और 2 गोठवा चिपक जाएगा, क्लेफ्ट रहता है, वो बोलेगा ठीक से नहीं, तो वो भी कैसा बीमारी है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है। तो हाँ, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब एड्स कॉन्जेनाइटल में नहीं है, एड्स किस में आएगा, एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड का मतलब हमेशा कब होगा, जन्म के बाद होगा। इम्यून वर्ड दिख रहा है, इम्यून का मतलब क्या है, WBC। अरे भाई इम्यून किसको कहेंगे, WBC को ही नहीं कहेंगे। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, घटाने वाला या कम करने वाला। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, फैक्टर या कारक। तो एड्स के नाम में उसका सारा कुछ छुपा हुआ है। जन्म के बाद होगा, WBC की संख्या को कम करने वाला कारक है, उसी को क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। सबसे पहले इसका पहचान 1981 में किया गया था, 1981 में। किसने किया था, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC अमेरिका की संस्था है, उसने इसका खोज किया था, पहचान किया था। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो डिजीज है वो कौन से वायरस से होगा, HIV। HIV में H का मतलब ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनोडिफिशियंसी और V का मतलब वायरस। जो वायरस केवल ह्यूमन के इम्यून को घटा दे वही क्या कहलाता है, HIV। HIV किस वायरस के फैमिली का है, रेट्रो वायरस। ये जो रेट्रो वायरस है, इस रेट्रो वायरस से BPSC में क्वेश्चन आया है, कई सारे स्टूडेंट परेशान हो गए थे। रेट्रो वायरस जो है इसके इस फैमिली के 3 मेंबर हैं, एक मेंबर इसका HIV है, एक मेंबर इसका TMV है, और एक मेंबर इसका इन्फ्लुएंजा है। समझ में आया, रेट्रो वायरस फैमिली के कितने मेंबर हैं, 3, HIV, TMV और इन्फ्लुएंजा। तो HIV से समझ गए एड्स होता है। सबसे पहला वायरस कौन खोजा गया था, हाँ याद रखना है, पहला खोजा गया वायरस, पहला खोजा गया वायरस कौन है, TMV, टोबैको मोजैक वायरस। किसने इसका खोज किया था, इवानोवस्की। किसने खोज किया था इसका, इवानोवस्की ने। सबसे पहला वायरस TMV खोजा गया था। और तीसरा वायरस है आपका इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से कौन सा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के 2 प्रमुख स्ट्रेन हैं, एक इसका स्ट्रेन होता है H1N1 और एक स्ट्रेन होता है इसका H5N1। इससे क्या होता है, स्वाइन फ्लू, और इससे क्या होता है, बर्ड फ्लू। समझ गए। तो इन्फ्लुएंजा, ये तीनों वायरस किसके हैं, रेट्रो वायरस फैमिली के सदस्य हैं, मेंबर हैं। लिख लीजिए इसको। हो गया, लिख लिए। स्वाइन फ्लू को पिग इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि किससे होता है, सुअर से होता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम पिग इन्फ्लुएंजा भी है। और बर्ड फ्लू तो मालूम ही है किससे होता है, पक्षियों से होता है। चमगादड़ नहीं, सबसे, मुर्गा मुर्गी खाएगा उससे भी हो जाएगा, कौवा कबूतर के आके बैठ गया घर और में तो हो जाएगा, कोई भी पक्षी से हो जाएगा। इसलिए जब बर्ड फ्लू फैलता है ना तो सरकार क्या काम करता है, जितना पक्षी सब है सबको पकड़वा पकड़वा के गड्ढा खुनवा के डाल के माटी भर देता है, मर जाए सब उसी में। बहुत खतरनाक है तीनों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या BPSC पूछा था, आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली 19 वाला, 69 BPSC का बता रहे हैं कि विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस आर। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऑप्शन में दिया था DNA, RNA, ठीक है। उसके बाद था
डीएनए आरएनए दोनों, या तो डीएनए, चौथा ऑप्शन, या तो डीएनए या आरएनए, ये चार विकल्प दिया था, क्या होगा बताओ? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, किसी में डीएनए भी होता है, किसी में आरएनए भी होता है। लेकिन ये जो रेट्रोवायरस फैमिली है ना, इस रेट्रोवायरस फैमिली का याद रखिएगा, अगर रेट्रोवायरस मेंशन कर दिया तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। हो गया, चलिए तो आप आ जाइए इसमें। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एचआईवी वायरस से होगा, और एचआईवी वायरस रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है। और इस रोग में होता क्या है? तो डब्ल्यूबीसी शरीर का नष्ट होने लगता है। तो डब्ल्यूबीसी नष्ट हो गया तो व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगा। इसका मूल लक्षण क्या है एड्स का? तो शरीर का वजन बहुत तेजी से डिटोरिएट होगा, घटना शुरू हो जाएगा। जब एड्स का पेशेंट मरता है तो उसके शरीर में केवल हड्डी रहता है, मांस ओंस पूरा गल गया रहता है, कंकाल खाली बचा रहता है। तो इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, बेसिकली वो पूरा का पूरा इसमें क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी डब्ल्यूबीसी पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया। और डब्ल्यूबीसी खत्म होने के बाद बॉडी का वेट एकदम ग्रेजुअली क्या होते जाएगा? लॉस्ट करते जाएगा। और ब्लड विजन, माने पूरा आंख से क्या दिखाई, धुंधला दिखाई देने लगेगा। समझ गए? ये नहीं कि धूप में से आया तो धुंधला दिखाई दे रहा था, टेंशन में हो, वो धुंधला अलग है। ऐसा परमानेंटली वीकनेस इतना अधिक होगा, धुंधला दिखाई देते रहेगा। ठीक है, इसका जांच का नाम क्या है? एलिसा। और एक और टेस्ट होता है पीसीआर। दो जांच इसमें याद रखना, एलिसा और पीसीआर, दो इसके टेस्ट होते हैं। चलो प्लेटलेट्स के बारे में लिख लो। नेक्स्ट लिखना क्या? क्या डब्ल्यूबीसी का? नहीं, बोन मैरो में ही। इसमें लिखिएगा प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा यह राउंड शेप होता है, यह गोलाकार होता है। इट इज राउंड शेप स्ट्रक्चर, यह गोलाकार होता है, यह गोलाकार होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसकी जीवन अवधि 24 घंटों की होती है। इसकी जीवन अवधि, इसकी जीवन अवधि 24 घंटों की होती है। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स इज 24 आवर, 24 घंटों की होती है। इसकी संख्या, इसकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। इसकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। द टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज 1.5 to 3 lakhs इन पर क्यूबिक mm ब्लड। इसकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है, खून का थक्का जमने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एक और पॉइंट लिखिएगा, इट कॉन्टेन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, इट कॉन्टेन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन, इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। विच कन्वर्टेड इंटू फिब्रिनोजेन, विच कन्वर्टेड इंटू फ्रिम्बिनोजेन, फ्रिम्बिनोजेन, which converted into fibrinogen when react with atmospheric oxygen, when reacts with atmospheric oxygen, कॉमा यह वातावरणीय
इसी में कंटिन्यू लिखना है, अगला पॉइंट नहीं है, इसी में कंटिन्यू करो, इसी लाइन में। यह वातावरणीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, यह वातावरणीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर प्रिम्बिनोजेन में बदल जाता है, प्रिम्बिनोजेन में बदल जाता है। अगला पॉइंट, एंटी ब्लड कोआगुलेंट एजेंट, एंटी ब्लड कोआगुलेंट एजेंट हिपैरिन, HEPARIN, हिपैरिन प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स, इसमें थक्का रोधी रसायन हिपैरिन, इसमें थक्का रोधी रसायन हिपैरिन पाया जाता है। वाइल ब्लड सकर्स, कॉमा देखिए इसी में कंटिन्यू करो, वाइल ब्लड सकर्स हाँ, while blood suckers have hirudin, blood suckers have hirudin, जबकि रक्त चूसकों में, कॉमा देखे उसी में, जबकि रक्त चूसकों में, ब्लड चूसने वाले रक्त चूसकों में हिरुडीन पाया जाता है, रक्त चूसकों में हिरुडीन पाया जाता है। समझ गए? बता रहे, लिख लिए। अब जैसे मान लो हम लोगों के बॉडी में ब्लड हम लोगों का किस चीज में बह रहा है, तो ब्लड वेसल्स में, यानी वेन, आर्टरी और कैपिलरी में ही ना बह रहा है। तो ये मान लो हम लोगों के ब्लड बॉडी का वेन है, आर्टरी है, कैपिलरी है, जो मानना है मान लो। इसी में जो बह रहा है वो क्या है? प्लाज्मा है ना जी। जो बह रहा है वो क्या होगा? प्लाज्मा बह रहा है। अब इस प्लाज्मा में जो इरेगुलर शेप का है वो आपका क्या है? WBC। तो ये मान लो आपका WBC हो गया इरेगुलर शेप का। RBC इसी के भीतर है बाइकनकेव शेप का, और प्लेटलेट्स इसी के भीतर है किस शेप का? तो राउंड शेप का। ठीक है। अब हाथ कट गया यानी इंजरी हुई तो क्या बाहर निकलेगा? ब्लड प्लाज्मा बाहर निकलेगा, और प्लाज्मा के साथ साथ ये तीनों भी बाहर निकलेंगे। तो WBC आएगा, चला जाएगा, RBC आएगा, निकल जाएगा। लेकिन प्लेटलेट्स जैसे ही यहाँ पर बाहर आया तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा, और इसमें पाया क्या जा रहा है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या है इसमें? प्रोथ्रोम्बिन। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, प्रिम्बिनोजेन एक प्रोटीन है जो बेसिकली यहाँ पर एक जाल बना देगा, एक नेट बन जाएगा, और इसी जाल में फंस करके ब्लड क्या, ये जो जितने कंपोनेंट है वो रुक जाएंगे। समझ में आया? और ब्लड का बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन होगा, RBC जो है ये भी तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, तो शरीर के भीतर भी खून जम सकता था। तो शरीर के भीतर खून क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि ब्लड में हम लोगों का क्या है? हिपैरिन। क्या है? हिपैरिन। ये शरीर के भीतर खून को जमने नहीं देता है। समझ गए? खून कभी भी जमेगा तो कब जमेगा? शरीर के बाहर। विटामिन एक है फाइलोक्विनोन। कौन सा विटामिन? फाइलोक्विनोन। इसको विटामिन के भी कहते हैं। क्या? विटामिन के। यह भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, याद रहेगा। फाइलोक्विनोन और प्लेटलेट्स, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो ब्लड क्लॉट में क्या करते हैं? मदद करते हैं। विटामिन के और प्लेटलेट्स। क्लियर है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करे। शरीर के भीतर खून क्यों नहीं जम रहा? हिपैरिन के कारण। ब्लड सकर्स मतलब जैसे मच्छर है, तो मच्छर किसी का खून चूसा, तो मच्छर में अपना खून होता है या किसी और का ब्लड सक करता है? अपना भी खून होता है उसमें। मच्छर में खुद का खून होता है? नहीं होता है। मच्छर को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अपने खून को मारना चाहिए, टप से करिए, मारना चाहिए। अरे अपना खून है ना जी, दूसरा खून थोड़े है, हैं?
नहीं मारना चाहिए, अब मत मारना। तुमको काट लिया तो तुम्हारा खून नहीं हो गया। तुम चेक कराओ आज जाके। चलो, तो रक्त चूसक मतलब जैसे जोक हो गया, मच्छर हो गया, उसके भी शरीर में खून जमता है क्या? नहीं जमता है। तो उन सबों में क्या है? हीरोडीन। क्या है उन लोगों में? हीरोडीन है। ठीक है, रक्त चूसकों में याद रखिएगा हीरोडीन, और हम लोगों में क्या पाया जाता है? हिपेरिन पाया जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स की जीवन अवधि कितने दिनों की हो जाएगी? 24 घंटा का हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। किसी में हेडिंग बनाना है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। हाँ, एड्स। हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है, दो चीजों से हो सकता है, एक प्लासेंटा के द्वारा हो सकता है और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा हो सकता है। ठीक है, इन दो कारणों से हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्टरी देखरेख में है तो प्लासेंटा से थोड़ा सेपरेट कर दिया जाता है बच्चे को, तो बचाया भी जा सकता है इन्फेक्शन से। बस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा तो बच्चा बच जाएगा। चलिए, तो लिखिएगा इसमें क्या हेडिंग बनाइएगा? ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। ठीक है, इसमें लिखो मानव हृदय, हेडिंग बना लो, इसमें लिखना हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कार्डियक टिश्यू का बना होता है, कॉमा हार्ट के बाहर एक दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अगला पॉइंट, पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच पेरिकार्डियल द्रव्य यानी लिक्विड होता है जो बाहरी चोटों से हृदय की रक्षा करता है। अलग, अगला पॉइंट है, अलग अलग जीवों में हार्ट के चेम्बर्स अलग अलग संख्या में होते हैं। पहला लिखना मैमल्स प्लस एप्स, फोर चैम्बर। दूसरा लिखना एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल्स, थ्री चैम्बर। एप्स, एप्स माने पक्षी, AVES, एवीज पढ़ते हैं, एवीज मतलब पक्षी। तीसरा लिखिएगा फिश, टू चैम्बर।
चौथा कॉकरोच 13 सेप्टम। अगला पॉइंट लिखना, पेसमेकर यंत्र को पेसमेकर यंत्र को आर्टिफिशियल हार्ट या कृत्रिम हृदय कहते हैं। ऊपर दिखाई देता है? अच्छा, इतना लिख लीजिए तब फिर लिखते हैं। लिख लीजिए, ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड विद इन अ डबल मेम्ब्रेन। ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड विदिन अ डबल मेम्ब्रेन called pericardium between the membrane of pericardium comma pericardial fluid present which protect heart from outer injuries, हो गया? लिख लिए हैं? आगे लिखा जाए? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अगला पॉइंट लिखिएगा, एस्फिग्नो मैनोमीटर यंत्र का उपयोग ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, हार्ट दो प्रकार का दाब उत्पन्न करता है। पहला लिखिएगा सिस्टोलिक 120 mmHg, दूसरा डायस्टोलिक 80 mmHg। तो ब्लड प्रेशर बराबर हो जाएगा 120/80 mmHg। हार्ट द्वारा लब डब की ध्वनि निकलती है। यह दो धड़कनों के बीच आराम करता है।
हम्म, पेस मेकर के वॉइस को नहीं, पेस मेकर ही आएगा, कंपनी अलग अलग होगा। पेस मेकर अलग चीज होगी, आप स्टेथोस्कोप स्फिग्नोमैनोमीटर नहीं ना कह रहे हैं। हाँ, वो हम लोग को खरीदने की जरूरत नहीं, वो खरीदेगा जो बाईपास सर्जरी करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट है उसको ना। चलिए हो गया, लिख लिए, इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखो पहला पॉइंट इसमें है, हार्ट जो है वो कैसा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन, माने ब्लड को पंप करता है, ठीक है। बाद बाकी कोई लफड़ा वाला काम हृदय का नहीं है, ठीक है। बाद लफड़ा में लोग फंसाते हैं, इसको लेते हैं ग्रैब में, लेकिन होता ही कोई ऐसा काम करता नहीं है, समझ गए। साइट ऑफ लव, साइट ऑफ हार्ट कौन होता है, सेरिब्रम। कौन होता है, सेरिब्रम। और वहां पर लोग कहते हैं ना कि तुमको दिल से बददुआ दे रहे हैं, तो जो कह रहा है दिल से बददुआ दे रहे हैं उसने बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है। बददुआ किससे दिया जाता है, सेरिब्रम से दिया जाता है। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। कई लोग कहते हैं दिल टूट गया, वो सुपरलेटिव डिग्री का गधा है जो ये बात कहता है। दिल कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि दिल जो है वो दुनिया का सबसे मजबूत टिश्यू से बना हुआ है। कौन सा टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू, और इसको तोड़ा जाना पॉसिबल है नहीं है। तो दिल कभी भी टूट नहीं सकता है। जो ये कह रहा है वो भी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। टूट कौन गया, सेरिब्रम। कई लोग कहते हैं हम तुमसे दिल से प्यार कर रहे हैं, अब बताओ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ। प्यार का साइट कौन है, सेरिब्रम। साइट ऑफ लव, साइट ऑफ हार्ट कौन है, सेरिब्रम है। कोई कहे दिल से तुमको बददुआ दे रहे हैं, तो बददुआ देगा ही नहीं। ये क्या काम कर रहा है, केवल ब्लड को पंप कर रहा है। बददुआ कौन देगा, सेरिब्रम देगा। तो उन सब लफड़ा वाला काम किसका है, सेरिब्रम का। इसका कोई काम नहीं है। सबसे ईमानदार और शरीफ अंग जो है शरीर का वो कौन है, हार्ट है। चुपचाप बस दुखदुका रहा है, बॉडी के सारे सेल में ब्लड को पहुंचा रहा है, इसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं है, समझ गए। तो हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, कार्डियक टिश्यू का बना हुआ है। कार्डियक टिश्यू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होता है। हार्ट के बाहर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जैसे मान लो ये 4 चैम्बर का अगर हम लोगों का हार्ट है, तो इसके बाहर में क्या गो झिल्ली है, 2 झिल्ली है। उस झिल्ली का क्या नाम है, पेरिकार्डियम। पेरी वर्ड का मतलब क्या होगा, चारों ओर। पेरी माने क्या हो जाएगा, चारों ओर, और कार्डियम मतलब हार्ट, यानी हृदय के चारों ओर जो झिल्ली है, पेरिकार्डियल झिल्ली है। और ये जो पेरिकार्डियल झिल्ली है, इसके बीच में एक तरल द्रव्य है, एक लिक्विड फ्लूइड है। ये फ्लूइड किसी भी प्रकार के चोट को हृदय तक नहीं पहुंचने देता है। तो वही बात लिखा गया है कि पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच पेरिकार्डियल द्रव्य होता है, जो बाहर के चोटों से हृदय की रक्षा करता है। अलग अलग जीवों में हृदय के कक्षों की संख्या, चेंबर की संख्या अलग अलग है। जैसे अगर बात किया जाए मैमल्स और एप्स का, मैमल्स माने स्तनधारी जीव, मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या कहा जाता है, मैमल। और एप्स, एप्स का मतलब पक्षी। स्तनधारी जीव और पक्षी का हृदय कै कक्षों में बटा हुआ है, 4। 4 कक्ष मतलब 2 अलिंद और 2 नीलय, ठीक है। जितने सारे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस मतलब उभयचर, उभयचर का मतलब पानी और जमीन दोनों जगहों पर रहे। और रेप्टिल्स, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप जो रेंग के चलते हों, जैसे सांप, छिपकली, गिरगिट, सब, उन सब में हृदय का चैम्बर कितना, 3। 3 चैम्बर का मतलब क्या है, 2 ऑरिकल, 2 क्या होगा, ऑरिकल, और 1 क्या होगा, वेंट्रिकल। उसको कहते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, अपवाद। अपवाद में कौन है, मगरमच्छ, मगरमच्छ, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल में केवल 4 चैम्बर्ड का हार्ट है। इसको छोड़ दो तो बाकी सब रेप्टाइल्स में कितना चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। फिश में कितना, 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। कॉकरोच में कितने सेप्टम, 13 सेप्टम है। पेस मेकर यंत्र का उपयोग किया जाता है, किसी का बाईपास सर्जरी वगैरह जब हार्ट का किया जाता है उस समय कृत्रिम रूप से, इसलिए इसको कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, ब्लड प्रेशर नापने में किया जाता है। मानव हृदय कितने प्रकार का दाब उत्पन्न करेगा, 2 तरह का। एक बार करेगा कॉन्ट्रैक्शन माने संकुचन, तो संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर एक ही है। कितना होता है, 120 mm Hg। Hg यहां पर क्या है, मर्क्यूरी है, पारा है। Hg क्या है, पारा। मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है। लिक्विड मेटल का एग्जांपल Hg, लिक्विड नॉन मेटल का एग्जांपल ब्रोमीन। चलो बहुत बढ़िया।
और डायस्टोलिक प्रेशर माने पहला क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन किया तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरा क्या करेगा, डायस्टोलिक मतलब शिथिलन, वापस अपने शेप में आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक करेगा तो कितना प्रेशर जनरेट करेगा, 80 mmHg। इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को कहा जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर। कितना होता है, 120/80 mmHg। मानव हृदय से कौन सी आवाज निकलती है, लब डब की आवाज निकलती है। पूछा जाता है मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, तो हृदय, सबसे व्यस्ततम अंग हृदय है, हार्ट है। आराम कभी करता नहीं है, जबरदस्ती कह दिया गया है कि कब आराम करता है, तो दो धड़कनों के बीच, मतलब दो पल्स जो होता है ना, उन दोनों पल्स के बीच आराम करता है। मानव हृदय का औसतन चाल जो होता है वो 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में कितना बार यह पंप करता है, 72 बार पंप करता है, ठीक है, एक मिनट में। आइडियल है 2 4 5 आगे पीछे होते रहता है, ज्यादा होता है बच्चों में, ज्यादा हो तो देती चुकी रवे का दुखाते रहता है, श्वसन भी ज्यादा होता है, समझ गए। तो 72 बार एक मिनट में नॉर्मल है, ठीक है, आइडियल ब्लड प्रेशर, आइडियल हार्ट पंप करने का है। तो दो धड़कनों के बीच ये क्या काम करता है, रेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब नॉर्मली समझो ना, एक हम लोग का हार्ट कैसा करता है, तो डबल सर्कुलेशन, लिखवाने की जरूरत नहीं है, कल बता ही दिए थे। हम लोग का हार्ट ब्लड का कैसा सर्कुलेशन करता है, डबल, माने हम लोग के हार्ट में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। मछली के हृदय में केवल कौन ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए मछली में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, और हम लोगों में डबल सर्कुलेशन। तो हमारा जो हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है उसमें समय कितना लेता है, 0.6 सेकेंड। सोचो 0.6 सेकेंड में डबल सर्कुलेशन है, कई जगह लिखा होगा 0.8 सेकेंड, ठीक है, हम जान रहे थे, कई जगह 0.6 और कई जगह 0.8 सेकेंड। इतना देर में डबल सर्कुलेशन कर रहा है, सोचो कितना स्पीड है ब्लड का बॉडी के भीतर, और उतना पंप कर रहा है, कभी टूट ही नहीं रहा। झूठो ना कहता है सब, दिल टूट गया, झूठ बोलता है सब ना जी। चलो ठीक है, तो अभी इतना ही, कल इसका सर्कुलेशन बता देंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, इतना रिवाइज कर लीजिए। घटना चक्र बना क्या है, आज भूल गए, कल आते आते ही पूछेंगे पहले क्वेश्चन, तब पढ़ाएंगे। बताइए, लंग्स, तापमान नियंत्रण, लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर लिखना है आप लोगों को, कितने वर्ड में लिखना है, 250 शब्द में, ठीक है, 250 शब्द में लिखना है, 16 नंबर के लिए। लिखिएगा, चिकित्सा कौमा पर्यावरण एवं संचार, संचार माने कम्युनिकेशन, संचार जैसे क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी के, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी के
संभावित प्रयोग, कॉमा चुनौती, चुनौती मतलब चैलेंजेस, चुनौती तथा नैतिक निहितार्थ मतलब मोरल ड्यूटीज, मोरल वैल्यूज लिख लो, नैतिक निहितार्थ पर चर्चा करें, निहितार्थ पर चर्चा करें। रिपीट कर दें, चिकित्सा, पर्यावरण एवं संचार जैसे क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोग माने प्रयोग, चुनौती तथा नैतिक निहितार्थ पर चर्चा करें। 250 शब्दों में 16 नंबर, ठीक है। इसलिए शानदार आंसर रहना चाहिए, इतनी मन लगा करके लिखिएगा, इतनी मेहनत करिएगा इस पर, ठीक है। आप गूगल का उपयोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जहां जहां से कलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, आंसर शानदार रहना चाहिए, समझ गए। कल क्लास के बाद चेक करेंगे। खुश हो जाओ, संडे है तो परसों चेक करेंगे।